हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 32वां नंबर का, जो आपकी उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं सिविक्स सब्जेक्ट से, उनके लिए ये सभी प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो निम्न में किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूनानी, जिसे हम ग्रीक भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं खाली ग्रीक दे देता है, कहीं कहीं यूनानी दे देता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। यूनानी को ही ग्रीक भाषा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी का जो पॉलिटिक्स है ये शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिश शब्द से बना है, और इस पोलिस को जो है प्राचीन यूनानी में नगर राज्य का सूचक माना जाता था, और इस नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने जो है पॉलिटिक्स की संज्ञा दी थी, और इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को उन्होंने पॉलिटिक्स का नाम दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? ज्यामिति, भौतिकी, मनोविज्ञान की मदद किसने लिया था राजनीति शास्त्र के अध्ययन में? तो थॉमस हॉब्स ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। थॉमस हॉब्स ने जो है ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में अगर देखा जाए तो तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिकवाद से मुक्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया था? तो आप लोग जानते होंगे दैवी सिद्धांत। ठीक है, मनु द्वारा एक पुस्तक उन्होंने रचना किया था, मनुस्मृति, और उसमें कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इनकी रक्षा के लिए प्रभु ने जो है राज्य का सृजन किया। और मनु के अतिरिक्त जो है भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार भी किया था। तो वो था दैवी सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया? विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किसने किया था? तो ये डाइसी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। सर्वप्रथम AB डाइसी ने जो है विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया था। ठीक है, ये दोनों अंतर जो है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये दोनों अंतर जो है एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया था। ठीक है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर जो बताया था वो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया था। ठीक है, जहाँ विधिक संप्रभुता जिसको हम संसद कहते हैं और राजनीतिक संप्रभु जिसको हम निर्वाचक गण कहते हैं, इनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा इन्होंने माना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो आप लोग जानते होंगे मॉन्टेस्क्यू से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और इसी पुस्तक में उन्होंने जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो दोनों महत्वपूर्ण हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज और इसी में उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण अवधारणा माना जाता है, और इस सिद्धांत के आधार पर जो है राज्य के प्रमुख 7 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था इसी में मिलती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सप्तांग सिद्धांत किसका है? कौटिल्य का ना, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? तो ये हैं आइजिया वर्लिन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी में जो है आइजिया वर्लिन हो गए, एएफ हेयक हो गए, मिल्टन हो गए, फ्रीडमैन हो गए, इन्होंने जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर जो है नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर के जो है स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई थी, ऐसा इन्होंने माना जाता है। और बर्लिन की एक पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसको याद रखिएगा। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में ही इन्होंने नकारात्मक दृष्टिकोण को की व्याख्या किया है। ठीक है, और नकारात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या में 3 लोग आते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आइजिया बर्लिन हो गए, एएफ हेयक हो गए, मिल्टन हो गए। ठीक है, तो ये तीनों इससे संबंधित है। कभी कभी प्रश्न में 3 दे देगा, ये पूछेगा ये कौन नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? व्यक्ति पूजा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, किसने बताया था, किसने चेतावनी दी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, राजनीति में व्यक्ति पूजा के दुष्प्रभावों को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे लोकतंत्र के लिए जो है सबसे बड़ा खतरा घोषित किया था। ठीक है, भारत की राजनीति में जो है भक्ति या आत्मसमर्पण या कहें तो नायक पूजा अन्य देशों की तुलना में बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है, और राजनीति में व्यक्ति पूजा पतन का रास्ता है जो अंततः तानाशाही पर खत्म होता है, इसलिए उन्होंने इसको नकारा था, खतरा बताया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? पूर्ण कूटनीतिक संबंध किस देश से स्थापित किया था 1992 में भारत ने? तो वो इजराइल से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 जनवरी 1992 को जो है भारत के विदेश सचिव द्वारा इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए जो है भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गई थी। इसके पश्चात जो है इजराइल के साथ सुषुप्त संबंधों में जो है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युग का सूत्रपात हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने घोषित किया है न्याय औचित्यपूर्णता है? किसने ये घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है? तो ये जॉन रॉल्स ने घोषित किया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन रॉल्स ने न्याय को सर्वोच्च गुण माना है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी ये थियरी ऑफ जस्टिस, इसी पुस्तक में जो है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का जो है समर्थन करते हुए भी कमज़ोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो है औचित्यपूर्ण बनाने का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये पुस्तक इनकी याद रखिएगा, ए थियरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ए थियरी ऑफ जस्टिस, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? तो ये एलन बॉल का कथन था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलन बॉल ने समर्थन किया था कि राजनीतिक शक्ति की जो अवधारणा है राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोग पढ़ेंगे जॉन लॉक को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वीं सदी के प्रसिद्ध राजनीतिक माने जाते हैं, राजनीतिक विचारक जॉन लॉक माने जाते हैं, और ये उदारवाद के भी जनक माने जाते हैं। और इनकी पुस्तक थी टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसी के अंतर्गत उन्होंने जो है दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था, जो राज्य को न्यास कहा, जिसका लक्ष्य लोगों को प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण बताया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया है? जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, किसने बताया है, किसने कहा है? तो ये आर एम मैकाइवर ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
मैकाइवर ने कहा था कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही जो है लोकतंत्र की गतिशीलता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये लेनिन के द्वारा, ठीक है, लेनिन के द्वारा। ये उनकी पुस्तक का नाम है स्टेट एंड रिवोल्यूशन में। स्टेट एंड रिवोल्यूशन में लेनिन ने जो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कब किया था? 1970 में, यानी 1917 में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका हिंदी में नाम है, हिंदी में इसका नाम दे देता है, ठीक है, राज्य और क्रांति। स्टेट एंड रिवोल्यूशन का राज्य और क्रांति, इसका हिंदी में नाम कभी कभी दे करके जो है पूछ लेता है। ये किसकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये किसने कहा था? तो ये सीले के द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, सीले के अनुसार जो है लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। और लोकतंत्र के विषय में सीले की यह परिभाषा जो है डाइसी की जो लोकतंत्र संबंधी परिभाषा थी उससे कुछ भिन्न थी। ठीक है, उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो उन्होंने कहा था लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथी विचारक है? नव वामपंथी विचारक कौन सा है? तो एरिक फ्रॉम और मार्क्यूस, यहाँ पे दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों नववामपंथी हैं। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो इस पे जो है आयोग के द्वारा कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ये दोनों जो है नववामपंथी थे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 या 19 में पूछा गया है, इसको आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी विचार का संबंध है। तो समाजवादी विचार का संबंध किससे है? तो ये आर्थिक समानता से। ठीक है, समाजवादी विचारधारा जो है आर्थिक समानता पर जो है बल देता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ग्रामसी ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रामसी का जो प्राधान्य सिद्धांत था वो प्रमुख माना जाता है, जिसमें जो है बुद्धिजीवी का परिभाषा भी निहित इसी में किया गया है। ठीक है, तो प्राधान्य सिद्धांत किसका है? ये ग्रामसी का है, और इसी में जो है उन्होंने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं ना, सप्तांग सिद्धांत। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य की 7 प्रमुख अंगों से मिलकर बना है, ये बताया था। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, उसी को सप्तांग सिद्धांत कहते हैं, और ये कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।